प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम कराएंगे इकाई 8 का संपूर्ण रिवीजन। बारिश हो रही है, थोड़ी आवाज का डिस्टर्बेंस है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था जिसने अल्फा कणों की बमबारी करी थी। किस पे? सोने की पतली पत्ती पे। उसने क्या निष्कर्ष निकाला था एक परमाणु के लिए कि कुछ अल्फा कण तो ऐसे निकल गए जैसे वहां पे कुछ है ही नहीं। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के थोड़े पास से गए अपने मार्ग से विचलित हुए, कुछ ज्यादा विचलित हुए जो ज्यादा पास से गए, और 10,000 में से एक अल्फा कण अपने पाथ को क्या करता है? रिट्रेस करता है। तो इसने किसकी खोज करी थी रदरफोर्ड ने? प्रोटॉन की। तो क्या निष्कर्ष निकाला उसने? कहा नाभिक का जो आकार है, नाभिक का आकार है 10 की पावर -15 मीटर। वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम है, 10 की पावर -10 मीटर। इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने का भी केंद्र बल किसमें मिलता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण से। तो ये इस तरह से उसने परमाणु मॉडल को अपने बताया। उसने कहा जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनकी संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए ये उदासीन। इसमें कमियां क्या आई? इसमें दो कमियां आई। पहली आई स्थायित्व की। ठीक है, स्थायित्व में क्या दिक्कत आई? इसने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा तो वो लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। इस तरह क्या होगा? परमाणु का अस्तित्व नहीं होगा, जबकि परमाणु का अस्तित्व होगा। दूसरी कमी उसने क्या बताई? स्पेक्ट्रम की। उसने कहा जब ये लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए सतत होना चाहिए, यही होना चाहिए सतत, लेकिन सतत नहीं होता। उसने कहा एक सिंपल हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं तो उसका भी स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेखीय होता है। इन कमियों को दूर करने के लिए बोर का परमाणु मॉडल है। बोर ने क्या कहा? बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएंगे, एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। इसको बोर के क्वांटीकरण समीकरण भी कहते हैं। बोलते हैं इसलिए क्या करता है? ऊर्जा का ह्रास, मतलब अगर ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और अगर उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम करेगा। तो उसके लिए समीकरण क्या बताया इसने? Hν = E2 - A1। तो बोर का परमाणु मॉडल स्थायित्व बाकी सबको एक्सप्लेन कर दिया। इसके आधार पर आपको अगली कक्षा में त्रिज्या के लिए सूत्र निकालना है और वेग के लिए सूत्र निकालना है, और ऊर्जा के लिए En = -13.6/m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके लिए सूत्र की स्थापना करनी है, वो संभव नहीं है इसमें। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हाइड्रोजन गैस को बहुत निम्न दाब पर उच्च वोल्टता पे निर्वात नलिका में रखते हैं तो हमें श्रेणी मिलती है। कौन कौन सी श्रेणी मिलती है? सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता दूं। 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। R हिडबर्ग नियतांक है, लैम्डा आपकी तरंग है। तो इसमें जो हमें श्रेणी मिलती है, सबसे पहली श्रेणी क्या मिलती है? लाइवन।
लाइमन श्रेणी के लिए N1 1 है, N2 क्या है 2 3 4 एंड सो ऑन। ये किस भाग में होती है? पराबैंगनी। ये ध्यान रखना, ये किस भाग में आती है? पराबैंगनी भाग में। दूसरी लाइमन फिर आती है बामा श्रेणी। बामा श्रेणी के लिए N1 कितना है 2, N2 इज इक्वल टू 3 4 5। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ सकता है, 1 से 2 में नहीं आएगा, 4 से 2 में आ जाएगा। तो ये किस भाग में मिलती है? आपकी दृश्य भाग। पाश्चन ब्रैकेट फुल। इसमें N1 कितना है 3 और N2 कितना है 4 5 6। N1 कितना है 4 5 6 7 N1 5 और N2 6 7 8। ये तीनों के तीनों किस भाग में आते हैं? अवरक्त भाग में। ये पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी श्रेणियां मिलती हमें? 5 श्रेणी। लाइमन बामा पाशन ब्रैकेट फुल। इसका एक आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा लाइमन बामा पाशन का, अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना जानते हैं? नाभिक 2 मूल कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इनका कंबाइन नाम क्या किया गया है? न्यूक्लियॉन। क्या दिया गया? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन पे घनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये नाभिक पे कैसा आवेश होता है? घनावेश होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड। अब नाभिक की संरचना के बाद आता है, एक आता है उसको कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है साहब? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे घनावेश है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है। प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच में कैसा बल काम करेगा? कैसा काम करेगा? आकर्षण प्रतिकर्षण बल। नाभिक क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। जबकि नाभिक क्या होता है? स्थायी होता है। इसका मतलब न्यूक्लियनों के बीच में एक और बल काम करता है, नाभिकीय बल काम करता है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच में पाई मैसोनों के एक्सचेंज के कारण होता है, और ये सबसे ज्यादा प्रबल बल है। इसी के कारण नाभिक क्या रहता है? आपका स्थायी रहता है। अब आते हैं, जैसे हमारे पास एक Z एक सूत्र है। Z क्या है इसका? परमाणु क्रमांक। क्या है साहब? परमाणु क्रमांक। एक है आपका परमाणु भार। क्या चीज है? परमाणु भार। जब इसमें परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A-Z से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की संरचना करते हैं, तो नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कम पाया जाता है। इस टर्म को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। कौन सी टर्म कहलाती है? द्रव्यमान क्षति। ये कैसे होती है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों का एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब नाभिक की रचना करते हैं, तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ये ऊर्जा के रूप में आता है। और डेल टाइम अगर किसमें है? ए म्यू में। तो बंधन ऊर्जा कैसे होती है? हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बंधन ऊर्जा जो इनको नाभिकों और न्यूक्लियनों को बांधे रखती है, बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या होती है? डेल टाइम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी सीधा। अगर ये डेल टाइम केजी में है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर से निकालोगे। तो इस सूत्र ज्यादा यूज करते हैं। बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है? न्यूक्लियन और प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। एक काम आती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, मतलब बंधन ऊर्जा डिवाइडेड बाय परमाणु संख्या बते। तो ये नाभिक के स्थायित्व का पता बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से पता चलता है, ना कि बंधन ऊर्जा से। जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी, उतना ही स्थायी होगा। ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये परमाणु भार है, ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है। जैसे जैसे
परमाणु भार बढ़ता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ती है, अधिकतम हो जाती है, फिर कम हो जाती है। हल्के नाभिकों में क्या होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है, तो ये कौन सी क्रिया को दिखाते हैं, आपके नाभिकीय संलयन को, नाभिकीय संलयन को। और ये बड़े नाभिक होते हैं जैसे 92U235, ये किसको दिखाते हैं, नाभिकीय विखंडन को, किसको दिखाते हैं, विखंडन को। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, आयरन 56। ठीक, अब हम इसके बाद आते हैं हमारा नाभिकीय विखंडन क्या है। हमने नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि बंधन ऊर्जा भारी न्यूक्लियनों की क्या होती है, कम होती है। वो स्थायी मतलब बंधन नाभिक प्राप्त करने के लिए स्थायी नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं। तो इस पे जब ये से 92U235 पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो ये 56Ba141 प्लस 36 Ka92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा में टूट जाता है। बहुत ऊर्जा मिलती है। ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। ये दो तरह की होती है, नियंत्रित, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकले, हमने 2 न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब कर लिए, फिर 1 न्यूट्रॉन बचा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर 2 न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब कर लिए। ये कौन सी क्रिया कहलाती है, नियंत्रित। अब 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 से 9 हुए, 9 से 27 हुए, 27 से 81 हुए, ये क्या कहलाती है, अनियंत्रित। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होती है और ये परमाणु बम में यूज होती है। एक बार परमाणु बम को आपने इनिशिएट कर दिया, वो प्रक्रिया चलती रहती है। फिर नेक्स्ट आती है नाभिकीय संलयन। इस क्रिया में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक कंबाइन होकर, जैसे हाइड्रोजन है, ये कंबाइन होकर 1s2 प्लस 1s2 कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियाई बनाया, ऊर्जा निकल गई। इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1h1 1s2 1s3। ये क्रिया चलती है 1h1 प्लस 1s2, मतलब आपको हीलियम न्यूक्लियाई मिलता है। ऊर्जा नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से क्या होती है, 1000 गुना ज्यादा मिलती है। इसे हाइड्रोजन बम में यूज करते हैं, परंतु ये सन की मेन ऊर्जा का स्रोत है। सन हमें करोड़ों साल से ऊर्जा दे रहा है, लगातार देता रहेगा। ठीक है, तो इसका पर इससे जो बम बनाया जाता है वो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, परंतु उसके लिए पहले परमाणु बम चलाना पड़ता है, ताप मेंटेन करना पड़ता है 10 की पावर 7 केल्विन। एक बार ताप मेंटेन हो जाता है, ये क्रिया अपने आप चलती रहती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको तो मैंने आखिरी क्रिया बताई है, इसमें 1h1 से शुरू करते हैं, आखिरी प्रोडक्ट में भी 1h1 मिलता है, तो क्रिया लगातार चलती जाएगी। बेटे ये बहुत छोटी इकाई है, इकाई 7 और 8 मिलकर 12 नंबर की आती है। इसलिए मैं आपको पहले छोटी इकाइयों से कर रहा हूँ जिससे आपको पास होने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।